इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट के बावजूद भी चाइना ने मेगा डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो आइए समझते हैं ये मेगा डैम क्या है। मेगा डैम भारत और चाइना की बॉर्डर पे बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ऑब्वियसली ये चाइनीज साइड में ही बनाया जा रहा है। वो रीजन पहले तिब्बत हुआ करता था और अब वहां पे चाइना का कब्जा है। तो जहां से ये नदी यारलुंग ज़ांगपो जिसे कहते हैं और अरुणाचल में से सियांग कहते हैं और असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इस यारलुंग ज़ांगपो नदी में चाइना वाली साइड बॉर्डर के उस तरफ ये डैम उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और अगर इंटेंशनली कभी चाइना इस डैम का पानी रिलीज करती है, इंडिया में ये डैम एक वाटर बॉम्ब की तरह एक्ट करेगा। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पूरी तरह से ये बाढ़ ला सकता है और इससे बहुत ज्यादा जो है वहां पे नुकसान हो सकता है। और भी बहुत सारे इसके एस्पेक्ट हैं। वन बाय वन जो है इन सभी एस्पेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप वो इंजीनियरिंग मार्वल समझो कि 60,000 मेगावाट कैपेसिटी का ये एक डैम बनाने जा रहे हैं, वो भी उस हिमालयन रीजन में जो इतना हाई एल्टी रीजन है, हाई एल्टीट्यूड रीजन है। उस रीजन में 60,000 मेगावाट कैपेसिटी का डैम बनाना ये कोई आसान बात नहीं है। हालांकि इससे पहले भी अगर हम दुनिया का सबसे बड़ा बांध देखें, एट प्रेजेंट अगर सबसे बड़ा डैम कोई देखें जो कि पावर जनरेशन कैपेसिटी के टर्म्स में हम बात करें, तो ये थ्री गॉर्जेस डैम है और ये थ्री गॉर्जेस डैम भी चाइना में ही है। चाइना की जो यांगजे नदी है उस पे ये बनाया गया है, जिसकी पावर कैपेसिटी लगभग 22,000 मेगावाट के अराउंड है। तो इससे भी लगभग 3 गुना बड़ा डैम जो है, 3 टाइम्स बड़ा डैम जो है, ये मेगा डैम बनने वाला है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में इतनी बड़ी कैपेसिटी का कोई बांध नहीं है। जैसे टिहरी डैम की बात करें लगभग 2500 मेगावाट के अराउंड है। कोयना डैम की बात करें लगभग 1900 मेगावाट के अराउंड ये है। तो इतनी बड़ी कैपेसिटी का भारत में कोई बांध नहीं है। तो ये अभी जो एट प्रेजेंट थ्री गॉर्जेस डैम है उससे भी लगभग 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा ये डैम बनने वाला है। तो वहीं से ही आप इसका जो इसके जो पावर इसमें जो वाटर स्टोरेज रहेगा आप उसका आइडिया लगा सकते हैं और कैसे ये भारत के लिए एक वाटर बॉम्ब बन सकता है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो इस डैम के बारे में जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक फैक्ट्स हमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इसकी जो कॉस्ट है ये लगभग जो है 167.8 बिलियन के आसपास है। तो बहुत ज्यादा जो अमाउंट है उसकी लागत से जो है ये बांध बनने वाला है। लोकेशन की बात करें, इंडिया और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट का मैं यूं आपको मैप बताऊं ऐसे करके, और ये हमारे देश का अरुणाचल प्रदेश रीजन है। और जब ये नदी यहां से तिब्बत रीजन से जब ये नदी आती है, इधर देखो ये ऐसे हेयर पिन बैंड लेके, ऐसे एक यू शेप बैंड लेके ये इंडिया में एंटर करती है। इंडिया का ये अरुणाचल रीजन हुआ और चाइना में ये हुआ मिडोग काउंटी। तो इस मिडोग काउंटी रीजन में इस बॉर्डर के जस्ट पास ही ये डैम बनाने जा रहे हैं। तो ये डैम जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है। कभी सोचो इसका पानी अगर रिलीज कर दिया जाए, पूरी हिमालयन बेल्ट में ये बाढ़ ला देगा। उसके बाद अरुणाचल से जब ये नदी नीचे प्लेन्स में एंटर करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो इधर यारलुंग ज़ांगपो चाइना में, मतलब पहले तिब्बत हुआ करता था, अब वहां पे चाइना का कब्जा है। यारलुंग ज़ांगपो के नाम से यहां जानते हैं। देन इसे आगे अरुणाचल में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र, बाद में नदी जब बांग्लादेश में चली जाएगी इसे जमुना के नाम से जानते हैं। तो लोकेशन की बात करें तो बॉर्डर रीजन पे है जहां इंडिया और ये तिब्बत का बॉर्डर है, मींस अब इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। देन अगर इसकी पावर कैपेसिटी की बात करें, 60,000 मेगावाट कैपेसिटी इसकी है। 60,000 मेगावाट कैपेसिटी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देन वंस कंप्लीटेड दिस विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। ये आपको क्लियर है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये डैम बनेगा। वंस कंप्लीटेड इट कैन सरपास द स्केल ऑफ चाइनाज 3 गॉर्जेस डैम। एट प्रेजेंट जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जो कि हमने समझा, इट इज 3 गॉर्जेस डैम और चाइना की ही यांगजे नदी पे ये बना है। मैप में देखें तो देखो, ये आप देख सकते हैं, ये यारलुंग ज़ांगपो रिवर जो इधर इस तरफ से आ रही है, चाइना रीजन से आ रही है। और यहाँ पे इंडिया का कौन सा पॉइंट है ये आपने याद रखना है, गैलिंग। ये गैलिंग जो है ये अरुणाचल रीजन पे है और ये इंडिया का, जैसे ये नदी इंडिया पे एंटर करती है तो ये इंडिया वाला रीजन हुआ अरुणाचल प्रदेश में गैलिंग। और उधर चाइना वाला ये रीजन देख लेंगे, कंप्लीट जो एरिया है, इट इज मिडोग काउंटी, मिडोग काउंटी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे ये नदी एक हेयरपिन बैंड लेके, एक हेयरपिन जैसे एक यू टर्न आप समझ लीजिए, एक यू टर्न लेके इंडिया में ये एंटर करती है। तो गैलिंग इंडिया वाली साइड और चाइना वाली साइड मिडोग काउंटी, ये एमसीक्यू के लिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आगे आप इसका फ्लो देख सकते हैं, ये इंडिया का अरुणाचल में आती है, आगे फिर
असम के प्लेन्स में एंटर करती है, फिर आगे इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जो है वो जुड़ती हैं। तो देखो कंसर्न्स की अगर बात करें तो इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि भारत के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ये नदी हो सकती है। लेकिन जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका कहना है कि देखो फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट का ही है, फाइनल से तो गवर्नमेंट का ही है, भारत सरकार ही जो है वो मेन जज है डिसाइड करने के लिए कि ये डैम हमारे लिए अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन उन्होंने कुछ अलग व्यू पॉइंट इसके लिए दिया है। उनका मानना है कि फ्लड वगैरह के लिए ये इतना ज्यादा कंसर्निंग हमारे लिए नहीं रहेगा, इमीडिएट कंसर्न तो एटलीस्ट नहीं रहेगा, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसर्न्स हैं, सबसे पहली बात वाटर स्टोरेज। सोचो एक नदी अगर चाइना से इंडिया में आ रही है और उस पर अगर एक बड़ा डैम चाइना बना लेती है, तो ये डैम जो है उसके अधिकतम पानी को रोक लेगा। तो जब उसका पानी रोकेगा और फिर चाइना उस पानी को अपने रीजन में, चाइना रीजन में, तिब्बत रीजन में इधर उधर डाइवर्ट भी कर सकती है, तो उससे जो वाटर का फ्लो है वो भी भारत के लिए कम होगा। तो नीचे चाहे इंडिया है या इंडिया के बाद बांग्लादेश है, इन दोनों को ही बोलेंगे लोअर रिपेरियन स्टेट्स। मतलब जो नदी में, जहां पे नदी बाद में एंटर करती है, उन देशों को लोअर रिपेरियन स्टेट्स बोला जाता है। तो सोचो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के लिए ये नदी कितनी इंपॉर्टेंट है। असम की इस नदी को लाइफलाइन बोला जाता है। असम में राइस कल्टीवेशन हो, जूट कल्टीवेशन हो, तो कोई भी खेती बाड़ी वहां पे हो, या वहां पे जो है फिश कैप्चर से भी लोग अपनी जीविका चलाते हैं। तो चाहे फिश कैप्चर हो या इसके अलावा एग्रीकल्चर हो या कल्चरली भी हम देखें, तो ये नदी असम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। लेकिन अगर इस पे एक स्टोरेज डैम बनेगा, तो देखो रन ऑफ रिवर डैम नहीं है ये एक स्टोरेज डैम है। एक बांध बनाया जाएगा जिसमें पानी को पहले रोका जाएगा, उसके बाद उससे बिजली बनाई जाएगी। तो जब वाटर स्टोरेज डैम बनता है तो उससे ठीक ठाक पानी भी रुकता है, और वो पानी उस डैम से इधर उधर डाइवर्ट भी किया जा सकता है। तो वाटर का जो फ्लो है वो भारत के लिए कम रहेगा, और कम रहेगा तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए या फिर फिश कैप्चर के लिए, लोगों के लाइवलीहुड के लिए जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और साथ में एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये नदी इन हिमालयन रीजन से क्रॉस करके जब इंडिया में एंटर करती है, इंडिया के हिमालय से पास करती है, तो ये अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट कैरी करती है। और उस सेडिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉइल है, इट इज एलुवियल सॉइल। और ये एलुवियल सॉइल आप जानते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर जब ये डैम ही रोक लेंगे, तो ये जो एलुवियल सॉइल, जो ये सेडिमेंट जो इंडिया में आते हैं, वो सेडिमेंट्स भी नहीं आएंगे। एग्रीकल्चर के लिए एक लंबे समय के लिए हम देखें तो ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। और मेनली ये नदी असम की लाइफलाइन इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वहां के लाइवलीहुड को सपोर्ट करती है। देन नेक्स्ट अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, तो असम चीफ मिनिस्टर का भी यही कहना है कि ये जो डैम है, ये भारत के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा है, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट के लिए। क्योंकि इतना पानी इसमें रोका जाएगा और जब ये पानी रिलीज किया जाएगा, तो ये जो है एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ये भारत के लिए, मेनली जो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है उनके लिए बन सकता है। और इसका पोटेंशियल एक वाटर बॉम्ब से कम नहीं है। जैसे एक बॉम्ब फेंकने से तबाही हो सकती है, तो उस तरह इंटेंशनली अगर इस डैम का पानी रिलीज कर दिया जाए, तो सेम तबाही ये पानी भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हिमालयन बेल्ट है, और हिमालयन बेल्ट है तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो स्लोप है नदियों का वो कितना तेज होगा, कितना स्टीप होगा। और स्लोप जब स्टीप होगा, उससे जब पानी तेजी से आएगा, तो उस पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इस स्लोप के साथ जो उसे हेल्प मिलेगी, वो कितना डैमेजिंग हो सकता है। देन साथ में जो वहां पे अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके लाइवलीहुड के लिए भी जो है ये डैम खतरा बन सकता है। देन ये हमने समझ लिया कि इसे लाइफलाइन बोलते हैं असम की। कल्चरल चैलेंजेस की अगर बात करें तो देखो, अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब है। आदि ट्राइब है अरुणाचल की सियांग वैली में, जहां से नदी गुजरती है, और इसे सियांग रिवर के नाम से ही वहां पे जाना जाता है। आदि ट्राइब के लिए भी ये खतरा बन सकती है, उनके एग्रीकल्चर के लिए भी या उनकी एग्जिस्टेंस के लिए भी। क्योंकि कभी अगर पानी रिलीज किया, तो सबसे पहले जो ये सियांग वैली है, इसमें ही तबाही आएगी। या कई बार हो सकता है बरसात के टाइम पे हैवी रेनफॉल हो जाए, क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन बन जाए उस डैम वाले रीजन में, तब भी उन्हें जो है ना चाहते हुए भी इस डैम के जो गेट्स हैं वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ओपन करने पड़ेंगे, तो उससे सियांग रीजन में बाढ़ आ सकती है। तो मेनली ये कल्चरल थ्रेट भी है, जो आदि ट्राइब है वहां पे, उनके लिए भी एक थ्रेट है। देन सबसे बड़ा जो इसमें कंसर्न है, ये कंसर्न है सिस्मिक जोन। मतलब भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, देखो इंडिया में अर्थक्वेक जोन्स के लिए अलग अलग जोन्स बने हैं। कभी 1 2 3 4 5 ये जोन हुआ करते थे, लेकिन अब जोन 1 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जोन 2 3 4 5, तो ये 4 ही जोन है। इसमें जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, ये कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट, ये जोन 5 में आता है।
क्यों जोन 5 में आता है? क्योंकि इधर आप देख सकते हैं ये जो हमारी इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट ऊपर इधर ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है। ये कंप्लीट हिमालयन एक्सिस में तो है ही है, हिमालय में वेस्ट से ईस्ट तो है ही है, साथ में ये यहाँ जो पूर्वांचल हिमालयाज हैं जो नॉर्थ टू साउथ यहाँ चलते हैं उस पे भी ये प्लेट के मार्जिन है, मतलब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। इसलिए इन मार्जिन के कारण ही जो है इसे जोन 5 रीजन रखा गया है। अब आप सोचो इसी जोन 5 रीजन में जो अर्थक्वेक का जोन 5 रीजन है, हाई सिस्मिक जो वल्नरेबिलिटी वाला जो जोन है, वहां पे चाइना ये डैम बनाने जा रही है। तो चाइना चाहे जानबूझ के भी पानी रिलीज ना करे, पर अगर कल को इस रीजन पे अर्थक्वेक आ गया, उससे कितना डैमेज हो सकती है, कितना डैमेज हो सकता है, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि चाइना जानबूझ के ही पानी रिलीज करेगा। अगर अर्थक्वेक आ गया तब तो डैम फटेगा और बांध टूटेगा और आगे जो है भारत में तबाही आएगी। भारत में तो आएगी आएगी, साथ में बाद में बांग्लादेश है तो उनमें भी फिर तबाही आएगी। तो दिस इज अ मेजर कंसर्न सिस्मिक जोन वाला। नेक्स्ट जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका इस पे क्या कहना है? उन्होंने थोड़ा हट के व्यू पॉइंट जो है वो सामने रखा है। हालांकि ये फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, उनका मानना यह है कि जो है इसके फायदे भी है नुकसान भी है, भारत सरकार फाइनली डिसाइड करेगी, लेकिन कुछ अभी इमीडिएटली हमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। आप ऐसे अगर मैप में देखें, जैसे नॉर्थ ईस्ट का मैप में आपको बताऊं तो ये जो नदी है ये यहां से इंडिया में जब एंटर करती है, तो जब ये इंडिया में एंटर करती है तो उस पर सिर्फ 30 to 35% जो पानी है टोटल ब्रह्मपुत्र नदी का, सिर्फ 30 से 35% पानी ये नदी अपने साथ तिब्बत रीजन से भारत में लेके आती है। ओनली 30 to 35% वाटर। उसके बाद का जो पानी है, जब वो अरुणाचल में कुछ ट्रिब्यूटरीज इसमें जुड़ेंगी, आगे असम में जब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जुड़ेंगी दोनों तरफ से, नॉर्थ साइड से भी साउथ साइड से भी, तब इस अरुणाचल प्रदेश में बहुत, अरुणाचल और असम से जब नदियां जुड़ती है तब इस ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का जो अमाउंट है वो बढ़ता है, पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सिर्फ 30 से 35% पानी ये नदी अपने साथ चाइना रीजन से लेके आती है। अगर इस 30% पानी को चाइना रोक भी लेती है कुछ समय के लिए और उसे डाइवर्ट भी कर देती है, तो उनका कहना यह है कि भारत के लिए यह इतना बड़ा खतरा नहीं होगा, क्योंकि मेनली जो इस नदी का पानी है वो भारत में ही जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उनके जरिए ही भारत में आता है। जैसे कामेंग नदी है, मानस नदी है, इसके अलावा लोहित नदी है, देन ये दिहांग रिवर है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, जिया भराली रिवर है। तो अगर और भूटान रीजन से देखें तो रायदक रिवर है, मानस तो हो ही गई, रायदक भी है, संकोश भी है। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कि अरुणाचल से, भूटान रीजन से और असम रीजन में भी वो आके इस नदी में मिलती है। तो भारत वाली टेरिटरी में ज्यादा नदियां मिलती हैं और लगभग उन्हीं नदियों में 70 to 75% या 65 to 70% तक का जो पानी है वो इंडिया वाली साइड में ही ऑलरेडी है। तो इसलिए हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना से आने वाला पानी वो अमाउंट में बहुत कम है, वॉल्यूम में बहुत कम है। देन इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर इस डैम के माध्यम से चाइना इस नदी का पानी अगर रोकती है तो बोला वो तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हर साल असम रीजन में इस नदी से बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। क्योंकि बरसात के दिनों में जब पानी इतना ज्यादा होता है इस नदी में खुद भी और इसकी ट्रिब्यूटरीज में भी, तो फिर जो है असम के मैदानों में जैसे ही नदी एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो वहां पे ये फ्लड लेके आती है। तो उनका मानना है कि अगर ये 25-30% जो इसका 30 से 35% जो पानी है, अगर इसका कुछ हिस्सा ये रोक भी लेते हैं तो पानी का जो वॉल्यूम है वो कम होगा और असम के लिए फ्लड कंट्रोल में ये मदद करेगा। हालांकि वो बात अलग है कि अगर चाइना अनकंट्रोल्ड तरीके से इंटेंशनली बहुत ज्यादा पानी रिलीज कर दे तब तो बाढ़ आएगी आएगी, पर अगर एक कंट्रोल्ड मैनर में जैसे डैम बनाया जाता है, पानी इधर उधर डाइवर्ट किया जाता है और एक्सेस क्लाउड बर्स्ट या इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है, तो उन परिस्थितियों में ये डैम जो है वो भारत के लिए, खास करके असम के लिए, फ्लड कंट्रोल के या फ्लड मैनेज करने के लिए हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है। देन अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि देखो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तो अलग बात है, भारत की टॉक्स चाइना से लंबे समय से चल रही हैं इस डैम को लेके, लेकिन चाइना का मानना यह है कि ये डैम किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है और ये चाइना का एक सॉवरेन राइट है। ये अपनी टेरिटरी में ये डैम बना रहे हैं तो इनका ये अधिकार है और ये बना सकते हैं। तो वो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तो चल ही रहे हैं, टॉक्स तो चल ही रही हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि भारत को साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, हम चाइना को समझाते रहें, बातचीत करते रहें, वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर ये डैम बन के तैयार हो ही गया तो उसके बाद तो कोई विकल्प नहीं है। तो हमें पहले से अपने आप को तैयार रखना होगा। जो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हैं कि कल को ऐसी फ्लड लाइक परिस्थिति बन गई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। तो बात करते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज की। तो देखिए, एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड साइंटिफिक असेसमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू एंटीसिपेट एनी डेलिबरेट
चाइनीज अटेम्प्ट। तो मेनली हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमें इस नदी का साइंटिफिक असेसमेंट करना है, कौन सा रीजन फ्लड प्रोन ज्यादा हो सकता है, वहां पे कैसे कंटेन किया जा सकता है, वो सारे इंतजाम हमें करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रपोज किया है इस नदी पे या इसकी ट्रिब्यूटरीज पे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये नदी होगी सियांग और इसी को अरुणाचल आगे असम में ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं। अब इसमें देखो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, ऐसे नॉर्थ साइड से भी और साउथ साइड से भी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें आके मिलती हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब यह है कि यही ट्रिब्यूटरीज जब बाद में ब्रह्मपुत्र में मिलेंगी तो ब्रह्मपुत्र में पानी का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्यों ना इन नदियों पे भी अगर ऐसे छोटे मोटे डैम्स हम बना लें, उससे हम इसमें स्टोरेज कर लें, तो कल को अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि चाइना इस डैम का पानी अगर छोड़ दे, तो एटलीस्ट हम इस नदी का जो मेन अमाउंट है उसको तो नहीं रोक सकते हैं, पर जो ट्रिब्यूटरीज वाला अमाउंट है उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो उन ट्रिब्यूटरीज पे भी अगर ऐसा स्टोरेज वाले छोटे मोटे डैम्स बन जाए तो हम उस पानी को वहां पे रोक सकते हैं, इधर उधर उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसी नदी में जो ये सियांग नदी है, इंडिया में इसे सियांग बोलते हैं, चाइना में यारलुंग ज़ेंगपो, इस पे एक सियांग प्रोजेक्ट, ये भी प्रपोज्ड एक प्रोजेक्ट है। हालांकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं लंबे समय से, इसलिए अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो अटका हुआ है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है, अपर सियांग प्रोजेक्ट इसका नाम है, लगभग लगभग 300 मीटर ऊंचा ये डैम बनेगा। तो ये डैम भी एक जो है हमारे लिए कुशन का काम करेगा। मतलब कभी अगर इन्होंने मेगा डैम का पानी रिलीज कर ही दिया तो एटलीस्ट ये जो 300 मीटर ऊंचा बांध होगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनेगा, तो ये हमारे लिए एक बफर का काम कर सकता है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस डैम में इंडिया उसे रोक सकती है, उसे कंटेन कर सकती है, और कंटेन करने के बाद एक रेगुलेटेड मैनर में उसे धीरे धीरे आगे रिलीज कर सकती है, जिससे जो नीचे मैदानी इलाके हैं वहां पे एकदम इतना ज्यादा पानी नहीं आएगा और उस फ्लड को फिर मैनेज किया जा सकता है। तो ट्रिब्यूटरीज में भी स्टोरेज प्रोजेक्ट बन सकते हैं, और खुद इस सियांग नदी में मीन जो ब्रह्मपुत्र है उसमें भी ऐसे स्टोरेज प्रोजेक्ट बन सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट काफी समय से प्रपोज्ड है पर सियांग प्रोजेक्ट, और जैसा कि मैंने बताया कि अभी फिलहाल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स उससे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई, क्योंकि हिमालयन बेल्ट है, जोन 5 रीजन है और आसपास ट्राइब्स हैं, तो फिर उनको भी खतरा है इस डैम से। उनकी जो बहुत सारी जमीन है, जब ये डैम बनता है, एक डैम बनता है, तो बहुत सारी जमीन उसमें सबमर्ज हो जाती है। तो जो वहां पे ट्राइब्स हैं उनके लैंड राइट्स, उसका भी वहां पे ये मामला चला हुआ है। नेक्स्ट देखो, एडिशनल स्ट्रेटजीज की बात करें तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ऐसे आके ये आगे बांग्लादेश में चली जाती है, इंडिया वाली तरफ से ये गंगा आके ये भी बांग्लादेश में चली जाती है। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, या खुद ब्रह्मपुत्र या इसकी ट्रिब्यूटरीज, इन ट्रिब्यूटरीज का पानी चैनलाइज कर सकते हैं, कोई कैनाल बना के इस तरह से उस पानी को डाइवर्ट कर से जिसे हम रिवर इंटरलिंकिंग बोलते हैं, इस पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है आगे गंगा वाली साइड, और गंगा वाली रीजन से आगे छोटा नागपुर या अदर जो प्लेसेस हैं वहां पे इस पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। जो वाटर स्कैर्स रीजन है उनमें पानी को भेज सकते हैं थ्रू थ्रू कैनाल्स। जैसे आप जानते हैं कि पंजाब के हरीके से जहां सतलुज और ब्यास मिलती है, वहां से इंदिरा गांधी कैनाल लेके गए हैं और राजस्थान को वो पानी लेके जाती है। उसी तरह अगर इस ब्रह्मपुत्र में ऐसे एक्स्ट्रा जो सरप्लस वाटर है इसका अगर खतरा है, तो इस तरह से ये रिवर इंटरलिंकिंग की जा सकती है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को कैनाल्स या किसी तरह के माध्यम से गंगा रिवर सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि ऐसे फ्लड लाइक सिचुएशन में उस पानी को डाइवर्ट किया जा सके और उस फ्लड को मैनेज किया जा सके। तो ये वाटर डाइवर्जन, ये भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बन सकता है। बाकी डिप्लोमेटिक फ्रंट की अगर बात करें तो अगर डैम चाइना बना ही दे, अब अगर इंडिया नहीं रोक पाए, तो एटलीस्ट हमें इस बात पे काम करना चाहिए कि वो समय समय में जो हाइड्रोलॉजिकल या प्रोजेक्ट डेटा है वो भारत के साथ शेयर करे। हाइड्रोलॉजिकल डेटा, कितना पानी है, कितना क्यूसेक पानी है, किस सीजन में कितना है, वो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाएं, हम उसके हिसाब से आगे तैयार रहें। क्योंकि ऐसा जरूरी ही नहीं कि वो इंटेंशनल तरीके से रिलीज करेंगे, इंटेंशनल तरीके से रिलीज करें तब तो हम उसे वाटर बॉम्ब बोल देंगे, जैसे एक देश दूसरे देश के ऊपर बॉम्ब फेंकता है तब तो ये वाटर बॉम्ब हो जाएगा। लेकिन अनइंटेंशनली भी खतरा हो सकता है, जो कि हमने समझा कि वो जब क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन बनेगी या अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बनेगी, तब फिर चाइना के कंट्रोल में बात नहीं रहेगी। तो एटलीस्ट हमें पहले से उस डैम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो इंडिया उसके ऊपर काम कर सकता है हाइड्रोलॉजिकल या प्रोजेक्ट डेटा लेने के ऊपर। या और भी जो देश हैं जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, जो किसी न किसी तरह ट्रिब्यूटरी सिस्टम के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, तो वहां पे भी अर्ली वार्निंग सिस्टम या डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वगैरह के लिए हम उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये था मेनली इस डैम के बारे में। इस डैम को बोला गया है मेगा डैम, और कैसे ये भारत के लिए
एक वाटर बॉम्ब या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। तो हमने इसके दोनों एस्पेक्ट की बात की, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जो कि असम के मुख्यमंत्री ने भी कुछ हाईलाइट किए, और मेजरली इसके नेगेटिव एस्पेक्ट, कैसे ये भारत के लिए जो है डैम खतरा बन सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।